Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant E Academy, and this is your next class on previous year questions of UPSC EPFO questions. Okay? तो इस क्लास में मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के EPFO में वो सब डिस्कस करती हूँ. तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज द नियरेस्ट ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो नियरेस्ट ऑपोजिट है, तो यहाँ पे एंटोनिम मांगा गया है ना, कि नियरेस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. अब देख लेते हैं क्या है. आई विश आई कुड परस्यू माई स्टडीज. तो यहाँ पे आपको परस्यू का क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है ना. परस्यू का नियरेस्ट मीनिंग जो है उसका नियरेस्ट ऑपोजिट मीनिंग देखना होगा. ठीक है, तो पहले देखते हैं कि परस्यू का मीनिंग क्या है. ठीक है, तो परस्यू का मीनिंग है कंटिन्यू और फॉलो, किसी चीज को कंटिन्यू करना. ठीक है, अगर आप कोई चीज चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, कोई चीज पाना चाहते हो, आपका कोई गोल है, कोई एम है, तो क्या करोगे आप? वो एम रख के सर पे बैठे रहोगे? नहीं ना, आप उस ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश करोगे, उस ड्रीम को कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे ताकि आपको वो मिले, है ना. अगर आपका कोई ड्रीम हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसके लिए पढ़ोगे, उस ड्रीम को परस्यू करने की कोशिश करोगे, मतलब उसे फॉलो करोगे, है ना. बिना फॉलो किए तो नहीं होगा. तो परस्यू का मतलब क्या है? किसी भी चीज को कंटिन्यू करना या उसे फॉलो करना. एक ड्रीम हो, कोई एम हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका क्लोजेस्ट नियरेस्ट ऑपोजिट मीनिंग. तो यहाँ पे एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग बोला गया है. ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी ऐसा आता है, कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं कि आप देखेंगे ऑप्शन में तीनों ऑप्शन ही ऑपोजिट मीनिंग में ही होंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नियरेस्ट देखना होता है. नियरेस्ट सबसे क्लोज कौन सा आता है. ठीक है, तो यहीं पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो परस्यू का मीनिंग क्या है? अगर आपको हर वर्ड का ठीक से मीनिंग पता हो, सिर्फ जो वर्ड दिया गया है वही नहीं, जो ऑप्शंस में जो वर्ड है उनका भी मीनिंग अगर आपको ठीक से पता हो, तभी आप यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग ढूंढ पाओगे. ठीक है, और आपको तो पता ही है यूपीएससी के जो ईपीएफओ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली वोकैब्स के ऊपर ज्यादा बेस्ड होते हैं, है ना. अगर 20 क्वेश्चंस आए, 20 क्वेश्चंस अगर रहे, तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस तो वोकैब से ही आएंगे, ये गारंटीड है. ठीक है, 10 क्वेश्चंस वोकैब से ही आएंगे, इसीलिए आपको वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है. तो परस्यू का क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है डिसकंटिन्यू, सेकंड ऑप्शन है अबैंडन, थर्ड ऑप्शन है रेस्ट्रेन, फोर्थ ऑप्शन है डिटर. तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कंटिन्यू का ये जो चारों ऑप्शंस है ना, ये चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं इसका ऑपोजिट ही है ना. इस परस्यू का कहीं ना कहीं ये जो चारों ऑप्शन है कहीं ना कहीं इसके ऑपोजिट मीनिंग का ही है. अब कौन सा क्लोजेस्ट है वो कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए बाकी के वर्ड्स जो ऑप्शन में है उसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना. तो डिटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिटर का मतलब है टू स्टॉप someone to do something. तो किसी को कोई चीज करने से रोकना. ठीक है, उसे हम डिटर बोलते हैं, तब हम डिटर वर्ड का यूज करते हैं. रेस्ट्रेन मतलब टू स्टॉप वन सेल्फ, हम बोल सकते हैं, मतलब खुद को कंट्रोल में रखना, खुद को स्टॉप करना कोई चीज करने से. ठीक है, कोई ज्यादा ड्रिंक करता है तो खुद को अंडर कंट्रोल रखना, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना कि वो ज्यादा ड्रिंक ना करे, तो उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रेन करना. ठीक है, खुद को कंट्रोल करना. अबैंडन का मतलब क्या होता है? टू लीव समवन और समथिंग. आपने की डॉगी को आपने एक समझ लीजिए आपने एक डॉगी को आपने खुद अडॉप्ट किया. ठीक है, कुछ सालों तक उसे बड़ा किया, फिर उसे एक जगह पे जाके छोड़ के चले आए. उसका मतलब क्या है? आपने उसे अबैंडन कर दिया, आपने उसे उसके हाल पे ही कहीं पे छोड़ के चले आए. ठीक है, तब ये अबैंडन वर्ड होता है. तो एक तरीके से देखा जाए कि परस्यू से अगर कोई नियरेस्ट ऑपोजिट मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं वही ऑपोजिट मीनिंग में ही है ना. लेकिन सबसे क्लोजेस्ट क्या है? तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है परस्यू का? कंटिन्यू करना या फॉलो करना. तो इसका अगर नियरेस्ट अगर कोई ऑपोजिट मीनिंग ढूंढे तो वो होगा डिसकंटिन्यू. तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, तो आपको ऐसे ही देखना होता है, आपको सिर्फ जो वर्ड दिया गया है सिर्फ वही नहीं, उसके जो ऑप्शन में जो वर्ड है उनका भी मीनिंग पता होना चाहिए. तो जब भी कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करे और उसमें आप देखें कि उसमें वोकैब्स है, आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिनोनिम एंटोनिम एक स्पेसिफिक वर्ड का दिया गया है, तो सिर्फ उस वर्ड को ही मत कीजिए, उसके ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं
उनको भी ध्यान से आप कीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, आपका वर्ड स्टॉक भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या जो इंपॉर्टेंट वर्ड जो वोकैब्स आए हैं, मैं उसके ऊपर अपना एक सीरीज ला चुकी हूँ कि जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट सारे वर्ड जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो डिस्कस किए हैं, है ना। तो वहां पे लगभग अभी तक तो मतलब 150 वर्ड्स हो ही चुके हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वोकैब्स को आपको याद रखना होता है। इसमें कोई भी ट्रिक्स या कोई भी कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रिक देख के आप करते, आपको ध्यान में आपको पढ़ना होगा, आपको मेमोराइज करना होगा, तभी आप वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। जितना वर्ड स्टॉक आपका बढ़ेगा उतना आपको हेल्प होगा एग्जाम में। तो लेकिन एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, वो मैं आपके लिए बोल सकती हूँ कि कैसे आप उन्हें रिमेंबर करें, है ना। वोकैब्स को इजी तरीके से कैसे रिमेंबर करें। तो एक चीज तो है जो आप फॉलो चीज कर सकते हो, एक होता है कि आप एक वोकैब्स का ना एक नोटबुक बना लो, ठीक है। आप एक नोटबुक बना लो जहां पे आप सारे के सारे जितने भी वोकैब्स, जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर रहे हो, आप उसमें लिखो, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम पर्पस में एक अलग सा वोकैब का मतलब नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपको सारे जो अभी तक प्रिपरेशन के लिए जितने भी आप वर्ड्स किए वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज कर सकते हैं, आप एक गोल सेट कीजिए, ठीक है। एक गोल सेट कीजिए कि कितना वोकैब्स एक दिन में आपको करना है, कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स। वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो 20 अगर ज्यादा भी लगे तो लगभग कम से कम मिनिमम 10 वर्ड्स आपको करना चाहिए, ठीक है। एक दिन में मिनिमम 10 वर्ड्स आप कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यू शुड राइट देम, ठीक है। तो उनको लिखिए, सिर्फ पढ़िए मत, उनको लिखिए, ठीक है। जो नोटबुक में है उसमें भी लिख सकते हैं या किसी कहीं और भी लिख सकते हैं, पर एक गोल सेट कीजिए कि कम से कम दिन में मुझे 10 वर्ड्स करना है, ठीक है। 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स करना है, उनको मुझे लिखना है, ठीक है। तो पहले एक नोटबुक बनाइए, आप फिर पढ़िए, एक सेट गोल कीजिए, उसके बाद उनको लिखिए, ठीक है। फिर इनको पीरियोडिकली रिवाइज करते रहिए, ठीक है। टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, एक हफ्ते बाद, क्योंकि रोज आप 10 वर्ड्स करके करते जा रहे हो, एक हफ्ते में 70 वर्ड्स हो गए, है ना। लेकिन जो मंडे वाला आपने वर्ड्स किया वो भूल गए, तो क्या फायदा। आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। हर हफ्ते में जो हफ्ते में जितने भी वर्ड्स हुए वो रिवाइज कर दीजिए एक दिन में, ठीक है। इससे आपको ध्यान रखने आपके याद रखने में आपको आसानी होगी, ठीक है। और एक चीज है जो आप कर सकते हो, वो है रीड वॉट एवर यू वॉन्ट। तो जो भी आप चाहते हो इंग्लिश में वो रीड करो, ठीक है। वो कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, वो कोई मैगजीन हो सकता है, कुछ भी। अगर आप कोई चीज भी देख रहे हो, अगर मूवीज भी देख रहे हो, है ना, तो इंग्लिश मूवीज देख लो, ठीक है। अगर मूवीज भी देख रहे हो, इंग्लिश मूवीज देख लो। अगर कोई सीरीज देख रहे हो, टीवी सीरीज, इंग्लिश में देखना शुरू कर दो। अभी से 3 महीने, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, सब कुछ इंग्लिश में करो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में टीवीज देखो, इंग्लिश में कुछ कुछ भी हो, सब इंग्लिश में करो। इससे अपना ना वर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप एक फॉलो कर सकते हो, ये मैं भी करती हूँ, ठीक है। इसे आप अगर फॉलो करोगे, आपका वर्ड स्टॉक जितना हो सके बढ़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही देखो, आप जितना अपना वोकैब्स अगर जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपको फायदा होगा किसी भी एग्जाम में, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं, क्योंकि वोकैब्स हर एग्जाम के लिए ही इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जितना आप अपने वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने ध्यान में रख सकते हो अगर आपको अपने वोकैब्स को स्ट्रॉन्ग करना हो, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following options is the closest in meaning of the word to the word circuitous, ठीक है। तो closest to the word circuitous, तो आपको इस चीज का मीनिंग ढूंढना है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इसका मीनिंग नहीं, बाकी जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है इनडायरेक्ट, सेकंड है कंफ्यूजिंग, थर्ड है क्रुक्ड, डी है साइक्लिक। तो इन सारे ऑप्शंस का ठीक से मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग, सिर्फ मीनिंग नहीं, क्लोजेस्ट मीनिंग, जो मीनिंग सबसे क्लोज हो वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सर्क्यूटस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट डायरेक्शन हो सकता है कि आप कोई रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के किसी रास्ते से जा रहे हो, सीधे रास्ते से नहीं गए, बहुत घुमा फिरा के गए, तब ये सर्क्यूटस वर्ड यूज होता है, ठीक है, कुछ भी इनडायरेक्ट दिखाने के लिए। तो अब इसका भी ये डायरेक्ट मीनिंग हो गया, इनडायरेक्ट। लेकिन बात के सारे वर्ड जो है उनको भी एक बार चेक कर लीजिए। कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का मतलब क्या है, कुछ भी चीज जो आपको कंफ्यूज करे, ठीक है, इस रास्ते में जाए या उस रास्ते में,
तो ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, तो कंफ्यूज करना, तो ये इसका क्लोजेस्ट मीनिंग तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जैसे कोई सीधा लाइन हो, कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो, ठीक है, तो उसको हम क्रुक्ड बोलेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और साइक्लिक, साइक्लिक का तो मतलब आपको पता ही है, ऐसे इसको हम साइक्लिक वे में बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी, तो ये जो तीनों है, क्रुक्ड और साइक्लिक, ये दोनों ही एक तरह तरीके का इनडायरेक्ट डायरेक्शन ही है। अगर किसी रास्ते में आप जाएं तो ये सभी एक रास्ते को समझाने के लिए सही है, लेकिन द सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है, हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग हमेशा इजी वाला ऑप्शन होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसका मतलब आपको पता है, ठीक है, कि इनडायरेक्ट जो रास्ता होगा वही होगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका एक्चुअल मीनिंग है ना, तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग, इनडायरेक्ट इसका एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, तो इसीलिए यही क्लोजेस्ट मीनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इन द फॉलोइंग आइटम्स ईच पैसेज कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस, द ओके कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस, द फर्स्ट सेंटेंस S1 एंड द सिक्स्थ सेंटेंस S, ये 6 होगा, ठीक है, आर गिवन इन द बिगिनिंग, the middle four sentences in each have been removed and jumbled up, तो सच, तो ये पैरा जम्बल है ना, तो ये पैरा जम्बल है। तो ईपीएफओ के जो क्वेश्चंस है जनरल इंग्लिश, वहां पे पैरा जम्बल्स बहुत आते हैं, आपने तो देख ही लिया है ना कि कितने सारे पैरा जम्बल्स आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 5 पैरा जम्बल्स तो आ ही जाते हैं नॉर्मल केसेस में, ठीक है, अगर थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो तब शायद ना आए, लेकिन नॉर्मल केसेस में पैरा जम्बल्स आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पैरा जम्बल्स को आपको करने के लिए मैंने पहले क्लास में, जब मैंने पहला क्लास लिया था, जब मैं क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर रही थी, तब मैंने पैरा जम्बल करने की कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी, आज मैं फिर से वही ट्रिक्स आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए हम अब पैरा जम्बल कैसे करते हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सभी को पता है कि पैरा जम्बल कैसे करते हैं, लेकिन एक कुछ कुछ चीजों का आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप पैरा जम्बल करने जाओ, ठीक है। वो क्या होता है, एक तो पहले तो पैरा जम्बल जो होता है वो नॉर्मली 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एक होगा, ठीक है, एडजॉइनिंग सेंटेंस 1 2 3 4 जितने चाहे उतने हो सकते हैं, है ना, और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी एक होगा। तो कभी कभी क्या होता है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस दिए जाते हैं, ठीक है, जो बीच के जो एडजॉइनिंग सेंटेंसेस होता है उनको आपको, वो सब जम्बल्ड अप रहते हैं, उनको आपको ठीक से ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, और एक केस में होता है कि कुछ भी ठीक से नहीं दिया होता है, एक पैराग्राफ में इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो, एडजॉइनिंग सेंटेंस हो, कंक्लूडिंग, सभी जम्बल्ड अप होते हैं, तो उनको भी आपको ठीक से ध्यान से ऑर्डर में सजाना होता है, ठीक है, अरेंज करना होता है। तो अगर आप पैराजम्बल कर रहे हो तो कुछ चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, कुछ चीजों को आप अगर अपने दिमाग में रखो तो आपको ईजी होगा, ठीक है। पहले तो जो थीम है उसे आइडेंटिफाई करो, ठीक है, एक पैराजम्बल किसके ऊपर है, ठीक है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आपको थीम पता हो तब आपको किसके बाद क्या होगा वो अरेंज करने में आपको इजी होगा, ठीक है। अगर आप थीम ही नहीं समझ पाते तब आप कैसे उन्हें सीक्वेंशियली अरेंज करोगे, है ना। तो नेक्स्ट पहला वाला सेंटेंस देखिए, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस जब आप देखेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस से ही आपको स्टार्ट करना होगा कि उसके बाद क्या होगा, तो हमेशा पहला वाला सेंटेंस ढूंढिए, ठीक है। अगर पहला वाला सेंटेंस दिया गया हो तो उसके सेकंड वाला सेंटेंस क्या हो सकता है वो देखिए, नहीं तो अगर पहला वाला सेंटेंस नहीं दिया गया तो पहले हमेशा पहला वाला सेंटेंस आपको ढूंढना होता है, ठीक है। तो हमेशा पहले पहला वाला सेंटेंस देखिए, लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल कनेक्शन देखिए कि इसके बाद कौन सा वाला हो सकता है ना, क्योंकि एक लॉजिक काम करता है हमेशा, कि एक सेंटेंस को एक चीज लिखा गया हो, कभी कभी होता है नेक्स्ट जो सेंटेंस हो वही टॉपिक कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो लॉजिक देखना बहुत जरूरी है, कभी कभी होता है कोई इवेंट हुआ है तो उसके बाद एक चीज होना नेचुरल है, ठीक है, तो उसको आपको देखना है। कहीं पे अगर किसी कोई चीज के बारे में बोला गया है, किसी इमोशन के बारे में, हो सकता है कि नेक्स्ट जो सेंटेंस दिया गया वहां पे कोई इमोशन शो किया गया हो, तो यही चीज आपको देखनी होती है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना होता है कि पहले वाले सेंटेंस से नेक्स्ट वाले सेंटेंस में कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान में रख सकते हैं, वो होता है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन रेफरेंस। तो ये प्रोनाउन रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज को आप अगर कैसे करते हैं मैं बोलती हूँ। आपने लिख लिया, एक पैराग्राफ दिया, ठीक है, राहुल एंड राज प्ले टुगेदर, दे आर playing football from the morning.
तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है ना। तो पहला सेंटेंस क्या है, राहुल एंड राज प्ले टुगेदर। तो यहाँ पे राहुल एंड राज के बारे में बोला गया है। अब उसके बाद क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम द मॉर्निंग। यहाँ सेकेंड सेंटेंस को पहले लिख दे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम द मॉर्निंग, और उसके बाद राहुल एंड राज। तो ये कॉमन सेंस है, दे है, ये एक प्रोनाउन है ना। तो इस प्रोनाउन के पहले जरूर नाउन का मेंशन रहेगा, तभी ये प्रोनाउन आया। एक प्रोनाउन आता है जब एक प्रोनाउन नॉर्मली नाउन की जगह पे बैठता है ना। तो ऑब्वियसली प्रोनाउन को यूज करने से पहले उसका जो नाउन है उसे मेंशन जरूर किया होगा। ऐसे ही कोई प्रोनाउन को नहीं बिठा सकता है ना। तो वहां पे कोई भी प्रोनाउन हो, ही, शी, दे, कुछ भी हो, तो उसके पहले उसका नाउन जरूर आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई प्रोनाउन है, तो हमेशा उसके पहले वाले सेंटेंस को ढूंढने के लिए आपको उसका नाउन ढूंढना होगा। अगर कोई सेंटेंस आपने देख लिया, उस सेंटेंस में हिम है, तो उसके पहले वाले सेंटेंस में जरूर कोई लड़के का नाम होगा। ये चीज आपको लॉजिकली कनेक्ट करनी है, कि इसीलिए आपको प्रोनाउन के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर कोई एक पैराजम्बल आपको मिले, वहां पे एक प्रोनाउन दिया गया है एक सेंटेंस में शी, तो आपको ढूंढना होगा कि इसके पहले वाले सेंटेंस में जरूर कोई लड़की का नाम आया होगा, तभी जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में वहां पे शी है। तो इसी तरीके से आपको ढूंढना होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोनाउंस को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है जो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको पता चले कि ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है, उसके पहले उसके बाद वाले सेंटेंस में आपको बाद वाले सेंटेंस का नहीं पता, लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें कोई नाउन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेकंड सेंटेंस में एक प्रोनाउन, अगर कोई प्रोनाउन वाला सेंटेंस हो तो वो होगा। तो उसके और एक सेंटेंस, जो सेंटेंसेस है जिसमें कोई प्रोनाउन नहीं है, उसे आप एलिमिनेट कर दिए, है ना, मतलब उसे बाद में कहीं पे आप ऐड करोगे, वो उसके नेक्स्ट में नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जो आपको सही लगे उनको पहले सजा लो, और जो नहीं लगे उनको आप पहले आप हटा दो। तो इस हटाने को हम बोल रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान में रख सकते हैं कि होता है कनेक्ट सिमिलर आइडियाज। तो ये चीज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कनेक्ट सिमिलर आइडियाज का मतलब क्या है, एक पैराग्राफ चल रहा है, पहले सेंटेंस में कोई एक चीज, एक आइडिया बोला गया है, ठीक है, टीचिंग के बारे में समझ लीजिए कि पहले सेंटेंस में बोला गया है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में वही आइडिया कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अगर कोई सेंटेंस में आपने देखा कि टीचिंग कोई एक वर्ड दिया गया है, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखा टीचिंग या टीचर को रिलेटेड कोई एक वर्ड है, तो समझ लीजिएगा इसके बाद वो सेंटेंस आएगा, क्योंकि वही आइडिया कंटिन्यू होगा। ठीक है, वो इंटरप्ट, अगर कोई मतलब इंटरप्ट नहीं होगा। एक पहला, जब पहला सेंटेंस कोई एक पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर हो, हमेशा नॉर्मली केसेस में यही होता है कि सेकंड सेंटेंस भी उसी आइडिया को कंटिन्यू करते हैं। तो इसीलिए आपको वो सिमिलर आइडियाज को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आप ध्यान में दे सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और एक चीज है, जो इवेंट्स है उनको सीक्वेंशियली आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई किसी चीज, कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में या किसी चीज के बारे में बोला गया हो, ठीक है, उसका आपको वो देख के समझ में आएगा कि ये पहले हुआ था, ये लास्ट में हुआ था, तो उसे क्रोनोलॉजिकली सजाना। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पैराग्राफ दिया गया हो, वहां पे येस्टरडे, टुमारो, टुडे, ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उसे पढ़ के आपको समझना होता है कि कौन सा वाला पहले, क्योंकि अगर कोई येस्टरडे वाला कुछ सेंटेंस होगा कुछ सेंटेंस में, तो वो हमेशा पहले होगा, उसके बाद टुडे या टुमारो कोई ऐसा वर्ड आएगा, तो ऐसे ही आपको देखना होता है। ठीक है, अगर किसी कोई इवेंट्स को, अगर कोई पैराजम्बल में जो इवेंट्स हो उनको आप अगर सीक्वेंशियली संभाल पाओ, मतलब अरेंज कर पाओ, तो बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, या फिर अगर क्रोनोलॉजिकली आप देख पाओ, ठीक है, कोई डेट्स वेट्स दिया गया हो, ठीक है, तब भी ये ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं अगर आप पैराजम्बल कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ईपीएफओ में पैराजम्बल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस, इसीलिए आपको पैराजम्बल पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये सिर्फ मैंने तो बोल दिया, ठीक है, कि ये चीजों को आप ध्यान में रख सकते हो जब आप पैराजम्बल कर रहे हो, लेकिन ऐसा सिर्फ ध्यान में रखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे मैं चीजें बोल रही हूँ, आप पैराजम्बल जब करो तब ध्यान में रख के उन्हें प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस जितना करोगे, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए,
तो यहाँ से पैराजम्बल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैराजम्बल है, ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया गया है, तो उस टाइप का है जहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिया जाता है और जो बीच के सेंटेंस है उन्हें जम्बल अप किया जाता है। तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। वी इंडियंस बाय नेचर आर एक्सट्रीमली इमोशनल। तो यहाँ पे इंडियंस के बारे में बोला गया है कि वी इंडियंस आर एक्सट्रीमली इमोशनल बाय नेचर। तो नेचर से हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस क्या दिया गया है? What must be appreciated is that none of the members of Indian team has reacted to this mind game utterance of Hayden। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि शायद इंडियन टीम के बारे में बोला है कि इंडियन टीम में किसी ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया है हेडन के इस माइंड गेम अटरेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ इंडियन टीम कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई टॉपिक है। ठीक है, अब जो बीच के सेंटेंस जो जम्बल्ड अप है वो देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या दिया गया है? सडनली हेडन हैज बिकम अ विलन। तो यहाँ हेडन के बारे में बोला गया है। ठीक है, वो विलन बना, क्यों बना? तो ये जरूर ये फर्स्ट के सेकंड वाला सेंटेंस तो नहीं होगा। Statisticians are working overtime to prove how our players have not been selfish। तो ये भी पहले लाइन से क्या कनेक्ट करता है? पहला लाइन क्या है कि वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल बाय नेचर। तो इमोशनल, इंडियन के इमोशनल होने के बारे में बोला गया है। तो उस हिसाब से ये भी ठीक आइडिया मैच नहीं करता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। विदाउट रियलाइजिंग हेडन्स इंटेंट इन कॉलिंग सबकॉन्टिनेंट प्लेयर्स सेल्फिश वी हैव रिएक्टेड एंग्रीली। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली में टॉपिक किस बारे में है। तो हेडन ने शायद हमारे प्लेयर्स को सेल्फिश बोल दिया था, सबका हमारे इंडियन प्लेयर्स को सेल्फिश बोल दिया था, इसीलिए सबने रिएक्ट किया। कैसे रिएक्ट किया? रिएक्ट एंग्रीली। अब ये एंग्री क्या है? मतलब सब गुस्सा हो गए, जो सारे जो इंडियन लोग थे वो एंग्री हो गए, सब कुछ गुस्सा हो गए। तो ये एंग्री क्या है? ये एक इमोशन है ना। एंग्री होना एक इमोशन होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एंग्री क्योंकि एक इमोशन होता है, तो पहला वाला सेंटेंस क्या है कि वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल बाय नेचर। तो इंडियन के इमोशनल होने के बारे में बोला गया है। तो उस हिसाब से देखें तो ये आइडिया मैच करता है उसके नेक्स्ट सेंटेंस से, है ना, कि विदाउट रियलाइजिंग हेडन्स इंटेंट इन कॉलिंग सबकॉन्टिनेंट प्लेयर सेल्फिश वी हैव रिएक्टेड एंग्रीली। तो एक एंगर रिएक्शन, एक इमोशन दिखाया गया। तो ये सेकंड सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये सेकंड सेंटेंस हो सकता है। तो ऐसे ही आपको ना आइडियाज को कनेक्ट करना होता है। मैंने जो चीज बोली है उसे अपने ध्यान में रखिए, आपको आइडियाज को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या सेंटेंस है? हैड द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया नॉट बीन बिजी इन फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स they would have asked the central government to refuse visa to Hayden। तो यहाँ पे कोई शायद बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, उनको जो हेडन का जो वीजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि हेडन के वीजा को कैंसिल करने के लिए। तो ये एक एक्सट्रीम रिएक्शन है ना। फिर हम बाद में आए तो यहाँ पे क्या होगा? पहला सेंटेंस की हम इंडियन बहुत ही इमोशनल होते हैं बाय नेचर, उसके साथ ये आएगा कि हमने एंग्रीली सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स को सेल्फिश बोलने के लिए सबने एंग्रीली रिएक्ट किया। उसके बाद क्या होगा? फिर से थोड़े रिएक्शंस आएंगे। तो ये देखिए, स्टैटिस्टिशियंस आर वर्किंग ओवर टाइम टू प्रूव आवर प्लेयर्स हैव नॉट बीन सेल्फिश। तो ये जो स्टैटिस्टिशियंस है वो और भी ज्यादा हाइपर हो गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा वर्क करना शुरू कर दिया स्टैटिस्टिशियन कि ये प्रूव करने के लिए कि जो प्लेयर्स है हमारे वो सेल्फिश नहीं है। मतलब एक बेसिक टॉपिक को लेके इतना सब हाइपर हो गए, है ना। तो ये इसके थर्ड वाला होगा। ठीक है, जब स्टैटिस्टिशियन वर्क करना स्टार्ट करें। तो इसमें हमें क्या पता है? इन सभी ये जो सब कुछ हो रहा है, सब एंग्री जो रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सडनली हेडन हैज बिकम विलन। क्योंकि हेडन विलन बन गया, है ना। इस सब के बाद हेडन एक विलन बन गया। तो इसके बाद क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा, हेडन विलन बन गया, है ना। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हैड द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया नॉट बीन बिजी इन फाइटिंग अमंग। तो अब आएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हो, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम लोग एंग्रीली रिएक्ट कर दिए। स्टैटिस्टिशियन दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रूव करने के लिए कि प्लेयर जो है वो सेल्फिश नहीं होते। एक तरीके से हेडन को विलन ही बना दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कुछ नहीं करी, है ना। वो मतलब वो सिर्फ अपने आप ही झगड़ा करती रहती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बोल रही कि हेडन का वीजा कैंसिल कर दो या
रिफ्यूज कर दो, है ना। तो ये होगा आपका फिफ्थ सेंटेंस, ठीक है। अगर सिक्वेंशियली आइडिया को आप मैच करते रहे, ठीक है, किसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आएगा ये लास्ट वाला सेंटेंस, what must be appreciated is that none of the members of Indian team has reacted to this mind game utterance of Hayden। तो लास्ट में क्या बोला गया है कि जो एक्चुअली में जिनके बारे में बोला गया है वो है इंडियन टीम मेंबर्स, है ना। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हेडन के बारे में, ये सब कुछ सुनने के बाद भी, और बाकी को जो सारे जो दुनिया हम जो सब है सब रिएक्ट करते, सब एंग्री हो गए, सब गुस्सा करने लगे कि ये उसने क्यों बोल दिया। स्टैटिस्टिशियन ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया, ये भी सोचने लगे कि पॉलिटिशियन को उसका वीजा कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जिनके बारे में बोला उन्हीं ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो ऐसे ही आपको थीम को समझना है, अगर आप थीम को ठीक से समझ जाए तो आप उसे ठीक से अरेंज कर पाते हो, ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला क्या होगा, एस, उसके बाद क्या आएगा, क्यू, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आर, और उसके बाद पी, है ना। तो एस क्यू आर पी ये होना चाहिए करेक्ट आंसर, है ना, एस क्यू आर पी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, एस क्यू आर पी। तो ऐसे ही आपको देखना होता है कि किसके बाद क्या अरेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला दो सेंटेंस क्या दिया गया है, इन द रोल कॉल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री द स्लीपी कैपिटल टाउन ऑफ मध्य प्रदेश इज indelibly linked with one of the world's worst man-made catastrophe, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे एमपी में शायद कोई मैन मेड कैटास्ट्रॉफी हुआ था, ठीक है, कि जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, ठीक है। तो इन द रोल कॉल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री द स्लीपी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में शायद कोई कैटास्ट्रॉफी हुआ है उसके बारे में बोला गया। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। लास्ट सेंटेंस जो है, इंडस्ट्रीज अक्रॉस द ग्लोब बिकम लेस कॉम्प्लिसेंट एंड बिगैन टाइटनिंग देयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो जो अदर जो इंडस्ट्रीज है सारे वर्ल्ड में, उन्होंने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टाइट कर लिए हैं। तो शायद किसी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था, एक कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफी हुआ था जिस वजह से सारे जो दुनिया के इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, सब अपने जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बहुत ज्यादा टाइट कर रहे हैं, है ना। अब ये दोनों तो फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया गया है। अब हम जम्बल्ड अप जो सेंटेंसेस है वो उन्हें देख लेते हैं। ऑन द नाइट ऑफ डिसम्बर 3rd 1984, a poisonous grey cloud spread out from the Union Carbide plant in Bhopal, suffocating more than 3 lakhs of its unsuspecting residents। तो यहाँ पे सभी को पता चल जाएगा अगर ये पढ़े, अगर फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन बोला गया है कि कुछ ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में, कोई ऐसा मैनमेड कैटास्ट्रॉफी हुआ है जो आपको इंडियन हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा, है ना। तो अब उस कैटास्ट्रॉफी के बारे में बोला गया, तो अगर उस हिसाब से देख ले तो यही उसका सेकंड वाला लाइन होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ है वो तो हमें पता है कि कुछ हुआ है, वो एक बेसिक स्टेज है ना। अब उस स्टेज में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है एक्चुअली में हुआ क्या है। तो ये सभी को पता चल रहा है कि इस स्टेटमेंट को देख के कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बोला गया है ना। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बोला गया है, ये सभी को पता चल रहा है, ठीक है। तो आपको थीम समझ में आ गया, तो वैसे ही आपको कनेक्ट करना है। तो पहले बोला गया है कि यूनियन एक्चुअली में कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 में पॉइजनस गैस जो उसका क्या यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो मेन चीज है वो बोला गया। उसके बाद क्या है, मोर देन 2000 डाइड इंस्टेंटली, तो यहाँ पे कितने लोग मारे गए वो बोला गया। उसके बाद क्या दिया गया, द रेस्ट वेर डूम्ड टू वीज होबल एंड गैस देयर वे थ्रू लाइफ, देयर ऑर्गन्स ईटन अप बाय द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस दैट लीक्ड आउट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे उनके बारे में बोला गया है जो मरे नहीं लेकिन उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, वो लाइफ लॉन्ग सफर करते रहे एक हेल्थ कंडीशन से, उनका जो ऑर्गन्स है वो खराब हो गया, उनका ऑर्गन फेल हो गया। तो ये उनके बारे में बोला गया है जो इंजर्ड हुए हैं, जिनको लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा हेल्थ इश्यूज के वजह से। तो अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई न्यूज देखे, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई ट्रेन कुछ भी ऐसा हुआ हो, प्लेन क्रैश, तो वहां पे पहले उनके बारे में बोला जाता है जो मर चुके हैं, ठीक है, जो डिजीज्ड लोग हैं जो मर चुके हैं, ठीक है। बाद में उनके बारे में बोला जाता है जो इंजर्ड है।
तो हमें तो इस यहाँ पे भी हर जगह पे वही होता है, जो मर चुके हैं या जिनका डेथ हो गया है उनके बारे में पहले बोला जाता है और जो इंजर्ड होते हैं उनके बारे में बाद में बोला जाता है। तो अगर उस हिसाब से देख ले तो मोर देन 2000 डाइड इंस्टेंटली, ये पहला होगा, ये इसके पहले आया होगा। और जो रेस्ट जो इंजर्ड है, जो लाइफ लॉन्ग सफर कर रहे हैं हेल्थ कंडीशंस की वजह से, वो बाद में आएगा। ठीक है। द डिजास्टर shook the world, especially when hindsight revealed that almost all safety regulations had been flaunted by the plant। तो इस यहाँ पे बोला गया है कि ये जो डिजास्टर है उसने पूरे वर्ल्ड को शेक कर दिया, क्योंकि पता चला कि वो जो प्लांट है वो हर सेफ्टी रेगुलेशन को मतलब एकदम मान नहीं रहा था। ठीक है, वो कोई भी सेफ्टी रेगुलेशन मान नहीं रहा था, जिस वजह से ये कैटास्ट्रॉफिक ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देख ले तो ये थर्ड वाला होगा जहां पे मोर देन 2000 डाइड इंस्टेंटली बोला गया है। फोर्थ सेंटेंस होगा ये। ठीक है, द रेस्ट वेर डूम्ड टू वीज, ये सब फोर्थ सेंटेंस होगा। और फिफ्थ सेंटेंस ये होगा कि जो रिएक्शन है वर्ल्ड का, ठीक है, जब पता चला कि एक्चुअली में कोई सेफ्टी मेजर ही यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले होगा Q, उसके बाद होगा P, उसके बाद होगा S, उसके बाद होगा R, उसके बाद होगा R। ठीक है, तो QPSR अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक्चुअली में सीक्वेंस में ही दिया गया है, ये जम्बल्ड अप नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है कि जो ऑप्शंस दिए गए हो जिनको हम बोल रहे हैं कि पैरा जम्बल में दिया हुआ, बट एक्चुअली में वो जम्बल्ड अप है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि ये एक्चुअली में QPSR होगा, मतलब यहाँ पे कोई जम्बल नहीं किया गया है ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, तो यहाँ पे है ये QPSR, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला जो पैराजम्बल है वो देख लेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फ्रॉम एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे मिल्क पाउडर के बारे में बोला गया है, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे इस पैराजम्बल में बोला गया है। तो हमेशा ही पहले आप टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, पहले आइडिया में क्या बोला गया है, आइडिया क्या दिया है, किस बारे में, थीम क्या है, टॉपिक क्या है, वो पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रॉम एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन के बारे में इस पैराग्राफ में बोला गया, ये पहले क्लियर कर लीजिए। सेकेंड क्या है, लास्ट लाइन क्या दिया गया, तो ये तो फर्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन क्या है, and to think that it began as a simple experiment in the village in Gujarat only in 1960s। तो यहाँ पे गुजरात में जो मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि हम सभी को पता है कि गुजरात में मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे गुजरात के बारे में ही बोला गया कि वो कैसे मिल्क प्रोडक्शन उसका इंक्रीज हुआ 1960s के बाद से। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जो जम्बल्ड अप सेंटेंस है वो क्या है, पहला क्या है, P में, ऑपरेशन फ्लड इज आर्ग्यूबली इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशन सीन्स द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली में किसके बारे में बोला गया है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में, है ना। ऑपरेशन फ्लड जब मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा दूध की प्रोडक्शन बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बोला गया है। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है कि फ्रॉम एन इम्पोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, तो उसके बाद क्या आपको देखना है कि ये सेंटेंस क्या हो सकता है, ऑपरेशन फ्लड इज आर्ग्यूबली इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रेवोल्यूशन सिंस द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हो सकता है, चांसेस है ना। तो ये हमें जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है ना। तो ये हो सकता है, ये सेकेंड सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम दूसरे सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। ठीक है, India's Operation Flood has a long way from the days when even baby foods was imported to producing 84 million tons a year। तो ये कम से कम सेकेंड सेंटेंस तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम एब्जेक्ट डेस्परेशन टू बिकमिंग अ ग्लोबल प्लेयर इन द डेयरी सेक्टर। तो ये भी नहीं होगा, सेकेंड सेंटेंस तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जो बोला गया है उसके बाद एक स्टेज क्रिएट करना, कॉन्टेक्स्ट को बताना जरूरी होता है। फ्रॉम अ मेयर फ्यू विलेजेस, ठीक है, a 275 liter processing plant to an operation spread across the 23 states or 170 districts and 90,000 village।
कॉर्पोरेटिव। तो ये भी सेकंड सेंटेंस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को बोला गया है वो होगा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये होगा सेकंड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड के जहाँ पे ऑपरेशन फ्लड को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, तो ये सेकंड होगा। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्या होगा। तो वहां पे एक इंट्रोडक्शन तो हो गया है, अब क्या आएगा, तो अब आएगा फ्रॉम, अगर ये देख लें, ये स्टेटमेंट को देख लें, फ्रॉम अ मेयर फ्यू विलेजर्स एंड 275 लीटर प्रोसेसिंग प्लांट, तो ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस 23। तो ये कैसे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट ऑपरेशन फ्लड है वो कैसे ग्रो किया है ना, यहाँ पे ग्रोथ को बोला गया है, ग्रोथ दिखाया गया है ना, कि एक मेयर यहाँ पे पहले जो फ्यू कुछ कम विलेजर्स ने मिलके ये स्टार्ट किया था, है ना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है ना। और उसके बाद क्या है, फ्रॉम एब्जेक्ट डेस्परेशन बिकमिंग अ ग्लोबल प्लेयर, तो ये उसमें नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद क्या आएगा, इंडियाज ऑपरेशन फ्लड हैज बिकम अ लॉन्ग वे फ्रॉम डेज व्हेन इवन बेबी फूड वाज इंपोर्टेड प्रोड्यूसिंग 84 मिलियन टन्स। तो पहले जब बेबी फूड वहां पे नहीं मिलता था, है ना, तो पहले तो बेबी फूड भी इंपोर्ट किया जाता था, उसके बाद 84 मिलियन टन्स अ ईयर मिलना शुरू किया, मतलब वो लोग खुद मिल्क जो प्रोडक्ट्स है या बेबी प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो ये इसके बाद हो सकता है फोर। और लास्ट में, लास्ट के पहले वाले जो सेंटेंस है वो ये हो सकता है, क्योंकि ये कंक्लूडिंग की तरफ जा रहा है, ऐसा लग रहा है ना, फ्रॉम एब्जेक्ट डेस्परेशन टू बिकमिंग अ ग्लोबल प्लेयर इन द डेयरी सेक्टर, है ना। तो ये फिफ्थ हो सकता है, फिफ्थ सेंटेंस, जो क्योंकि ये कंक्लूड करने के जगह पे जा रहा है ना। तो अगर उस हिसाब से देख ले तो द फर्स्ट जो पी है वो होगा सेकंड स्टेटमेंट, उसके बाद होगा एस, उसके बाद होगा क्यू, और उसके बाद आर। तो ऐसे ही आपको सजा के देखना होता है, ठीक है। पहले ऐसे 1 2 3 4 आप कर सकते हैं, उसके बाद आप उनको उस हिसाब से सजाइए, इससे आपको इजी होगा, कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी देखने में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो पी एस क्यू आर एक्चुअली में आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस को देख ले तो हाँ, ये पहले वाले ऑप्शन में ही पी एस क्यू आर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको हमेशा देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराजंबल देख ले, तो आप देख सकते हैं कितने सारे पैराजंबल्स आए हैं इस क्वेश्चन से, तभी मैं बोल रही हूँ कि पैराजंबल को कैसा करना है, क्योंकि इसीलिए मैंने अच्छे से बोला है आपको कि पैराजंबल को कैसे अप्रोच करें, ठीक है। उसे अप्रोच करने के लिए क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने सारे पैराजंबल्स आए हैं, ठीक है। एक टाइम भी लगी, पैराजंबल जो है सॉल्व करने में टाइम लगता है, ये एक तब जब बहुत सारे पैराजंबल्स आ जाते हैं ना, इसका एक नेगेटिव भी होता है कि एक क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन को जितना इजी होता है उतना ज्यादा भी टफ नहीं होता दूसरे के कंपैरिजन से। सब सोचते हैं कि इंडिया को इंग्लिश को लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना जिसमें 10 से ज्यादा पैराजंबल्स ही हैं, तो तब आपको करने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम को कैसे आपको फिर आपको एग्जाम कब क्लियर कर पाओगे, अगर आप उस टाइम को, अगर ज्यादा पैराजंबल्स आ भी गए एक क्वेश्चन में, तब भी आप टाइम पे खत्म कर पाओ अपने इंग्लिश का पेपर, है ना। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जो जो चीज मैंने पहले ही बोल दिया है पैराजंबल्स करने के लिए, उनको दिमाग में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड भी बढ़ेगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वन ऑफ द आयरनीज ऑफ द इंडियाज इकोनॉमीज कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस इज दैट इट हैज बीन प्लान्ड। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोला गया है कि इंडियन इकोनॉमी प्लान होने के बावजूद वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हमेशा पहले थीम को समझ लीजिए, ठीक है, पढ़ के ही आपको थीम समझ में आ जाएगा। हाँ, सेकंड में लास्ट क्या बोला गया है, एज प्लानिंग प्रोग्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस वाइडेंड एंड competitiveness and free enterprises were crushed, defeating the fundamental purpose of the planned development। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जितना प्लानिंग प्रॉस्पर्ड हुआ, रीजनल इम्बैलेंसेस दिखा दिया, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस और फ्री एंटरप्राइज सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो फंडामेंटल जो पर्पस था प्लान का वही नहीं इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो ये लास्ट सेंटेंस में बोला गया, फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो प्लान होने के बावजूद बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं जो जम्बल्ड अप सेंटेंसेस है वो क्या है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, पी में,
इट इज अनदर मैटर दैट इन ईच ऑफ द नाइन 5 years प्लान बारिंग द फर्स्ट मोर टारगेट्स वेर मिस देन मीट। तो यहाँ पे 5 years प्लान के बारे में बोला गया है, लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ है, हमेशा स्टार्ट को देखिए, एक सेंटेंस के स्टार्ट को हमेशा देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, इट इज अनदर मैटर। तो यहाँ पे अनदर वर्ड का यूज हुआ है, तो जरूर इसके पहले कोई एक प्रीवियस मैटर हुआ होगा, है ना, एक प्रीवियस मैटर रहा होगा जिसके वजह से ये अनदर मैटर है। ठीक है, इसके पहले कोई एक चीज हुआ होगा, उसे हम एक मैटर है, जिसके बाद ये अनदर मैटर आया होगा। तो ये कम से कम सेकंड लाइन तो नहीं होगा, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विद इन 2 months of India's becoming a republic, the planning commission was set up to prepare a blueprint of India's future roughly once in a 5 year। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो कॉन्टेक्स्ट है वो बोला गया है ना। पहले बोला कि इंडियन का जो इकोनॉमी है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है प्लान होने के बावजूद। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये सही से स्टेटमेंट होगा कि विद इन 2 months ऑफ इंडिया कब से स्टार्ट हुआ, ये प्लानिंग स्टार्ट कब से हुआ, ये भी आपको देखना है। तो प्लानिंग कब से स्टार्ट हुआ, विद इन 2 months ऑफ इंडियन बिकमिंग अ रिपब्लिक द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज फ्यूचर रफली वंस इन अ 5 year। तो ये 5 year प्लान स्टार्ट हुआ रिपब्लिक के बाद। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट होगा, है ना, ये सेकेंड स्टेटमेंट होगा। अब ये क्या है, yet the process of planning didn't change, the excuses were found, wars and droughts in 1960s, war and oil shocks in the 70s। तो यहाँ पे excuses के बारे में बोला गया है ना। तो excuses में बाद में आएंगे। ठीक है, पहले तो ये इसका तो देखना कैसे फेल हुआ वो तो देखना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसके बाद का क्या स्टेटमेंट है, इलैबोरेट मॉडल्स वेर डेवलप्ड बैक्ड बाय immaculate calculations on the investments and policies required to achieve the targets। तो इसके बाद ये आ सकता है ना कि पहले बोल दिया गया है कि 5 year प्लान कब से स्टार्ट हुआ, तो आफ्टर द इंडिया बिकम अ रिपब्लिक उसके बाद 5 year प्लान आया। तो 5 year प्लान के बाद क्या होगा कि क्या था 5 year प्लान में, इलैबोरेट मॉडल्स था जो डेवलप किए गए, बैक्ड बाय इमैक्युलेट कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशंस किए गए, इन्वेस्टमेंट्स किए गए, पॉलिसीज भी निकाली गई और टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये इसके बाद होगा। ठीक है, तो पहला क्या सेंटेंस होगा, क्यू, है ना, पहले आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा एस। तो उसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद अगर हम देखें, इट इज अनदर मैटर दैट ईच ऑफ द 5 year प्लान्स बारिंग द फर्स्ट मोर टारगेट्स वेर मिस देन मीट। तो ये हो सकता है कि जब बोला गया है, ये आएगा नेक्स्ट मैटर। ठीक है, फर्स्ट मैटर बोल दिया गया है कि क्या हुआ था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मैटर है। अनदर मैटर क्या, इट इज अनदर मैटर, ये एक अलग बात है कि सब कुछ होने के बाद, सब कुछ प्लान होने के बावजूद ये 5 year जो 9 5 year प्लान था वो पहला 5 year प्लान को छोड़ के बाकी सारे टारगेट्स को मिस करके, है ना। तो यहाँ पे फेल होने के बारे में बोला गया है। ठीक है, कि फेल होने के बाद कि सारे टारगेट्स कैसे मिस हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए ये फोर्थ स्टेटमेंट होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या होगा, फिफ्थ स्टेटमेंट ये होगा क्योंकि हमें पता चला कि ऑलरेडी ये जो 5 year प्लान है वो फेल हो रहा है ना। तो फेल होने के बाद क्या होता है, एक्सक्यूजेज आता है। आप अगर कोई एग्जाम दिए, ठीक है, आप एक एग्जाम दे रहे हो, वो एग्जाम में आप फेल किए, आप ठीक से क्वालिफाई नहीं हुए, जैसे कि यही एग्जाम अगर आप क्वालिफाई ना हुए, तब क्वालिफाई ना होने, रिजल्ट निकलने के बाद आप जब को पता चले सबको, आपको फैमिली को कि आप क्लियर नहीं कर पाए, तब आप एक्सक्यूजेस देंगे, है ना। तब एक्सक्यूज देंगे कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, मैंने सिलेबस कवर नहीं कर पाई थी। तो ये एक्सक्यूजेस फेल होने के बाद आता है, तो उसके बाद ये सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डिडंट चेंज, द एक्सक्यूजेस वेर फाउंड। तो एक्सक्यूजेस हम बाद में देते हैं, ठीक है, फेल होने के बाद में। तो ये होगा लास्ट के पहले वाला फिफ्थ सेंटेंस, है ना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस होगा ये होगा 2 और ये था 3, है ना। तो Q, उसके बाद S, उसके बाद वो P था और उसके बाद ये R। तो QSPR ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आप पैराजंबल कर सकते हो। तो अगर आप देख ले कौन सा वाला होगा,
QSPR, ये तो पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखते रहना होता है। इन नेबरिंग तमिलनाडु कोडाईकनाल हैज फॉलन ऑन बैड टाइम्स। तो यहाँ पे किस बारे में बोला गया है? इन नेबरिंग तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो कोडाईकनाल जो है, जो हैज फॉलन ऑन बैड टाइम, तो उसका एक बुरा टाइम, बुरा पीरियड चल रहा है, उसी के बारे में, बैड टाइम उसी के बारे में बोला गया। ठीक है, अब लास्ट सेंटेंस में क्या बोला गया है? इट इज स्टिल अ सोर्स ऑफ वाटर albeit unpotable फॉर द हस्ती कोदाई। ठीक है, तो अनपोर्टेबल का मतलब क्या है? नॉट ड्रिंकेबल। ठीक है, जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, जिस पानी को हम पी नहीं सकते। ठीक है, तो एक्चुअली में ये जो कोदाई है वो एक्चुअली में वाटर का बहुत अच्छा रिसोर्स है, बहुत अच्छा वाटर का सोर्स वहां पे मिलता है, लेकिन जो वाटर मिलता है वो सब यहाँ पे बोला गया अनपोर्टेबल, मतलब वो ड्रिंक नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते, इसीलिए जो कोदाई के लोग हैं वो एक वाटर क्राइसिस से मतलब जा रहे हैं कि वो पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये है थीम। तो इसी पहला सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस को देख के ही कभी कभी आपको जो ये पैरा है उसका थीम मिल जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं जो सेंटेंसेस जो जम्बल्ड अप है उन्हें। तो ये चीज आपको ध्यान में, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हमेशा फर्स्ट सेंटेंस को पहले देखिए कि इन नेबरिंग तमिलनाडु कोडाईकनाल हैज फॉलन ऑन बैड टाइम। तो यहाँ पे कोदाई का जो बैड टाइम से जा रहा है उसके बारे में बोला गया। चलिए अब हम ऑप्शंस को, यहाँ पे जो सेंटेंस है जो जम्बल्ड है उन्हें देख लेते हैं। ट्रबल स्टार्टेड व्हेन द फोकस वाज शिफ्टेड फ्रॉम ऊटी टू कोदाई इन द मिड 80s। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को ये सेंटेंस देखें तो आपको समझ में आएगा, अगर ठीक से आप आइडियाज को कनेक्ट करें, हमेशा फिर से आइडियाज को देखें। आइडियाज को, तो पहला सेंटेंस में क्या आइडिया था कि जो कोदाई है नेबरिंग, वो तमिलनाडु के नेबर में जो कोदाई है वो एक बैड टाइम से जा रहा है। तो बैड टाइम्स कब आता है? जब कोई ट्रबल आता है। तो यहाँ पे क्योंकि ट्रबल के बारे में बोला गया है, ट्रबल कब स्टार्ट हुआ, तो ये जरूर इसका नेक्स्ट सेंटेंस होगा, है ना। यहाँ पे पहले बैड टाइम बोला गया है कि वो एक बैड टाइम से जा रहा है, बैड टाइम क्यों, कब से जा रहा है। ठीक है, तो ये कब से जा रहा है ये दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आने के लिए, ट्रबल स्टार्टेड व्हेन द फोकस वाज शिफ्टेड फ्रॉम ऊटी टू कोदाई इन द मिड 80s। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये होगा सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखते हैं, द वंस प्रिस्टाइन सराउंडिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय कंस्ट्रक्शन दैट पेड, यहाँ पे स्कैंटी होगा। ठीक है, स्कैंटी रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ऑफ द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो होगा, तो यहाँ पे बोला गया कि जो कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन ने, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे जो प्रिस्टाइन सराउंडिंग, वो जो बहुत ही क्लीन सराउंडिंग था वो डिस्ट्रॉय हो गया है ना। तो ये तो उसके बाद नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ट्रबल स्टार्ट होने के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे ट्रबल कैसे स्टार्ट हुआ वो ठीक से नहीं बोला गया है, ये बात का सेंटेंस होगा। उसके बाद क्या है, कमर्शियल फोर्सेस took over the hill station and large scale activities of the building commenced around the artificial lake created in the 18s। तो यहाँ पे ठीक से बोला गया, ये जो टाइम दिया गया है उसके बाद यहाँ पे 80s बोला गया है, तो ये उसके बाद का सेंटेंस, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट हो सकता है ना। ट्रबल स्टार्ट हुआ कैसे, जब फोकस शिफ्ट हो गया ऊटी से कोदाई में। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 80s मिड 80s के बारे में बोला गया है और यहाँ पे भी उसी टाइम के बारे में बोला गया है, तो ये होगा उसके बाद का। ठीक है, कि क्या हुआ था, कमर्शियल फोर्सेस हिल स्टेशन में आने लगे और उन्होंने स्टार्ट में ये लार्ज स्केल में एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, जिस वजह से ये सब हुआ। ठीक है, अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट सेंटेंस पहले, देयर इज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन एज वेल। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एज वेल दिया गया है, मतलब इसके पहले भी कोई एक चीज के बारे में बोला गया है, डिस्ट्रक्शन के बारे में ऑलरेडी बोला गया है, उसके बाद ये डिस्ट्रक्शन आया है। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन है, तो वो क्या होगा, वो होगा क्यू, द वंस प्रिस्टाइन सराउंडिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो जो सराउंडिंग था वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय कंस्ट्रक्शन हुआ उसके वजह से, पेड स्कैंट रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी। तो ये होगा फोर्थ, है ना।
उसके बाद आएगा, क्योंकि ये एज वेल दिया है, पहला डिस्ट्रक्शन हमें पता चल गया, अब लास्ट डिस्ट्रक्शन है वो है देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन भी हुआ, सारे जो पेड़ थे उन्हें काट दिए गए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले होगा P, उसके बाद होगा R, उसके बाद होगा Q, उसके बाद होगा S। तो PRQS ये आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये लास्ट में ऑप्शन में दिया गया है PRQS, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट भी पैराजंबल ही है। क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग आइटम सम पार्ट्स of the sentence have been jumbled up. You are required to rearrange these parts which are labeled as PQRS to produce the correct sentence. ठीक है, choose the sequence properly. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है, आपको यहाँ पे जो पहला वाला ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज है, स्टार्टिंग फ्रेज वो दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी होता है कि मैंने दो टाइप के तो बोल दिए, जहां पे सारे ही एक पैरा के सारे जो सेंटेंसेस हैं उनको जंबल अप कर दिया जाता है। एक में पहला सेंटेंस दिया जाता है, लास्ट वाला सेंटेंस दिया जाता है, और बीच के सेंटेंस को, एडजॉइनिंग सेंटेंस को जंबल अप कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जो फर्स्ट फ्रेज है, जो स्टार्टिंग फ्रेज है, वो भी दिया जाता है। तो ये पैरा जंबल का ही नया नया कोई तरीका निकालते हैं ये लोग। तो ये फर्स्ट जो फ्रेज है वो दिया गया है, उसके बाद के जो सारे स्टेटमेंट्स हैं उनको जंबल्ड अप कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, फ्रेज दिया गया वॉर माइनस शूटिंग। ठीक है, तो वॉर माइनस शूटिंग, तो पहले तो आपको ये समझ आए, आपको किसी को तो ये समझ में नहीं आएगी ये फ्रेज क्या है। तो ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब होता है कि ये बोला गया है। तो ये किसने बोला है ये फ्रेज, ये एक पॉपुलर फ्रेज है, आप इसे ईडीएम भी बोल सकते हो। तो ये जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था, जिसका मतलब है जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स चैनल अग्रेशन, नेशनलिस्ट अग्रेशन। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब स्पोर्ट्स चलता है, क्रिकेट टीम जैसे इंडिया पाकिस्तान का, जब ये रिसेंट जो मैच हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान का, तब बहुत से लोगों ने बोला कि जो पुलवामा में जो हुआ था उसके अगेंस्ट में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए था। तो वो एक जब कोई मैच हुआ, ये स्पोर्ट्स एक नेशनलिस्ट अग्रेशन को दिखाना स्टार्ट कर दिया है ना, कि सब अब देशभक्त हो गए और बोला कि नहीं ये जरूर, ये सही नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया है ना, इसके ऑब्जेक्शन में बोला कि ये मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है। तो इसी वजह से इसका मतलब क्या है, स्पोर्ट्स चैनल मतलब एक नेशनलिस्ट अग्रेशन को जन्म देता है। ठीक है, कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो, इंडियन लोग बोलते हैं हम जीतेंगे, मतलब एक टाइप का वॉर ही स्टार्ट हो जाता है। तो तब ये ईडीएम आता है, और ये ईडीएम जॉर्ज ऑरवेल ने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बोला था। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, ये एक अब पैराजंबल स्टार्ट हुआ। ठीक है, but there was nothing to suggest any was how cricket between India and Pakistan. उसके बाद है increase the of animosity between the players or the spectators was visualized before the first ball was bowled. तो ये एक हो सकता है। ठीक है, war minus shooting। उसके बाद क्या हो सकता है, एक तो है कि was visualized before the ball was bowled, या ये भी हो सकता है क्योंकि war minus shooting कोई भी स्टेटमेंट जो war से स्टार्ट हो, was how cricket between India and Pakistan, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही नेक्स्ट में आ सकते हैं। अब हम बाकी के स्टेटमेंट देख लें, बट देयर वाज नथिंग टू सजेस्ट एनी। ठीक है, इंक्रीज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द प्लेयर्स और द स्पेक्टेटर्स, तो यहाँ पे एनी है, तो एनी के बाद क्या होगा, एनी इंक्रीज। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि इसके बाद ये होगा। ठीक है, बट देयर वाज नथिंग टू सजेस्ट एनी इंक्रीज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ द और द स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो इसके बाद तो ये होगा, ये कंफर्म है। अब देख लेते हैं सेकंड सेंटेंस क्या होगा। तो वॉर माइनस शूटिंग, बोले वॉर माइनस शूटिंग वाज विजुअलाइज्ड बिफोर द फर्स्ट बॉल वाज बॉल्ड, ये होगा, या वाज हाउ, तो वॉर माइनस शूटिंग वाज हाउ क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज विजुअलाइज्ड। इसके बाद ये ठीक से कनेक्ट हो रहा है ना। तो इसके बाद क्या होगा, सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आएगा ये क्यू, उसके बाद क्या आएगा 3S। ठीक है, वॉर माइनस शूटिंग वॉज हाउ क्रिकेट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वॉर माइनस शूटिंग मतलब ये ईडीएम है। तो ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स होता है उसको देखा जाता है, वॉज विजुअलाइज्ड बिफोर द फर्स्ट बॉल वॉज
बोल्ड। तो फर्स्ट बॉल होने के पहले ही लोग इंडिया पाकिस्तान के मैच को ना एक वॉर की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो यहीं पे यही बोला गया है। उसके बाद होगा बट देयर वॉज नथिंग टू सजेस्ट एनी, तो ये फोर्थ होगा। लेकिन तब लेकिन कोई भी सजेशन ऐसा नहीं है कि टू एनी इंक्रीज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन द प्लेयर्स और द स्पेक्टेटर्स, लेकिन स्पेक्टेटर्स और प्लेयर्स के बीच में, ठीक है, लेकिन कोई भी स्पेक्टेटर्स या प्लेयर के बीच में कोई भी दंगा या कोई झमेला नहीं देखने को मिलता। क्यों? तो ये ऐसे ही बोला कि तो ये है थीम, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए सीक्वेंस, पहले होगा क्यू, उसके बाद होगा एस, उसके बाद होगा पी और उसके बाद होगा आर। तो क्यू एस पी आर ये आंसर होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। हाँ, ये क्यू एस पी आर ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देखना पड़ता है कि किसके साथ कौन सा लॉजिकली फिट हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी सेम तरीके का ही पैराजम्बल है। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रेज क्या दिया गया है, इन 1997। तो ये एक टाइम के बारे में, एक पीरियड के बारे में बोला गया इन 1997। अब क्या हुआ, सेंटेंसेस को देख ले। नासा फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑफ ऑन माइक्रोग्रेविटी। तो यहाँ पे नासा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के बारे में बोला गया है माइक्रोग्रेविटी के ऊपर। बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रॉकेट इनटू स्पेस ऑन अ, तो ये किसी वुमेन के बारे में बोला गया है। तो ये दोनों ही सेकेंड स्टेटमेंट, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो नहीं आएगा, मतलब इन 1997 के बाद तो ये दोनों नहीं आ सकते, है ना। इन 1997 ये एक आ सकता है कि नासा फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन माइक्रोग्रेविटी, तो बाद में देखना पड़ेगा। टू रीच आउट फॉर द स्टार्स क्रिएटेड हिस्ट्री, कल्पना चावला अ कर्नल गर्ल हु वांटेड। तो यहाँ पे एक्चुअली में जब आप सारे सेंटेंस को पढ़ लो तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कल्पना चावला के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इन 1997 ये भी हो सकता है, इन 1997 कल्पना चावला अ कर्नल गर्ल हु वांटेड, ठीक है। हु वांटेड के बाद क्या आता है, हमेशा वांटेड के बाद हमेशा याद रखिएगा कि टू आएगा। ये टू प्रीपोजिशन हमेशा वांटेड के बाद आता है, ठीक है। तो वांटेड जब भी हो, अगर उस वही वांटेड पे खत्म हो और अगर देखे कि कोई स्टेटमेंट टू से स्टार्ट हुआ हो तो समझ लेना कि वही नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। तो कल्पना चावला अ कर्नल गर्ल हु वांटेड टू, ये यहाँ पे होगा टू रीच आउट फॉर द स्टार्स क्रिएटेड हिस्ट्री। तो अगर इसको प्रीपोजिशन को देखें तो ये नेक्स्ट सेंटेंस होगा, तो ये टू होगा, ये थ्री होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, क्रिएटेड हिस्ट्री, कैसे क्रिएट किया, बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन। तो यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशन हिस्ट्री के क्रिएटेड हिस्ट्री हमेशा क्रिएटेड। अब क्या होगा, आप प्रीपोजिशन को अगर आपको समझ में आए तो आपको समझ में आएगा कि इसके बाद बाय बैठेगा, क्रिएटेड के बाद बाय बैठता है, ठीक है। क्रिएटेड बाय किसके, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रॉकेट इनटू द स्पेस, ठीक है। तो ये होगा फोर्थ। ऑन आ गया, क्या है, नासा's फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन माइक्रोग्रेविटी, तो ये होगा फिफ्थ। तो ऐसे ही आपको कनेक्ट करना होता है। कभी कभी आप किसी भी खुद से भी एक निकाल पाते हो, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन, अगर आपको ठीक से प्रीपोजिशन का नॉलेज हो तब आपको समझ में आएगा कि कल्पना चावला अ कर्नल गर्ल हु वांटेड टू, वांटेड के साथ हमेशा आप जब बोलने जाओगे ना तभी एक फ्लो में टू निकल जाएगा, है ना। तो जरूर यही वाला जो ये जो आर वाला है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। उसके बाद बाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये बाई से स्टार्ट हुआ है तो ये इसके बाद होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सीक्वेंस को ढूंढना होता है। तो इस हिसाब से देख ले तो क्या होगा सीक्वेंस, पहले आएगा एस, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा क्यू, उसके बाद पी। तो एस आर क्यू पी, तो एस आर क्यू पी ये है, तो ये पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, एस आर क्यू पी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट भी पैराजम्बल ही है। तो यहाँ पे पहला वाला फ्रेज क्या है, दैट्स सो, दैट्स सो से स्टार्ट हुआ है। अब बात के जम्बल ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन कल्चरल रिसोर्सेज मेनी इंडियंस एक्सेल एज एक्सपैट्रिएट्स। तो एक्सपैट्रिएट्स किसको बोलते हैं हम, एक्सपैट्रिएट्स उनको बोलते हैं जो लोग इंडिया के बाहर अब्रॉड में रहते हैं,
उनको हम एक्सपैट्रियट्स बोलते हैं। बाहर एक मतलब इंडिया के बाहर रह के भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, बहुत कुछ अचीव कर पाए, उनको हम एक्सपैट्रियट्स बोलते हैं। ठीक है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं। दैट नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? दैट एनेबल देम टू सक्सीड वाइल लिविंग अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये एक उसके बाद का सेंटेंस है। अब लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, परहैप्स यूनिक टू इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा? दैट सो के बाद हमेशा एक चीज यहाँ पे मेनी आ जाएगा, है ना। दैट सो, दैट दो बार तो दैट नहीं आ सकता, इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। दैट सो परहैप्स, सो के बाद परहैप्स भी नहीं आएगा, इसे भी एलिमिनेट कर दिए। अब क्या बचा? दैट सो सजेस्ट दैट, बार बार दैट दैट अच्छा लगता है, तो ये भी नेक्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, इनको देख के। तो दैट सो के बाद मेनी आता है ना, सो मेनी। दैट सो मेनी इंडियंस एक्सेल एज एक्सपैट्रियट्स। इसके बाद क्या होगा? दैट एनेबल्स देम टू सक्सीड। ये नहीं होगा, किसके किसके बारे में बोला गया है, किस चीज को सक्सीड करने के बारे में बोला गया है, तो ये भी आपको देखना होगा। परहैप्स यूनिक टू इंडियंस, ये भी नहीं आएगा, तो ये होगा सजेस्ट दैट देयर आर सर्टेन कल्चरल रिसोर्सेज, तो ये होगा 2, उसके बाद ये होगा 3। तो सो दैट सो मेनी इंडियंस एक्सेल एज expatriates suggest that there are certain cultural resources. उसके बाद perhaps unique to Indians, ठीक है, तो ये होगा 4th, क्योंकि वो इंडियन से यूनिक, क्योंकि ये बीच में ही आएगा, है ना। That enables them to succeed while living away from home, तो ये ठीक से खत्म होगा, ठीक है। अगर हम ये उसके बाद बोले सजेस्ट के, ये suggested that there are certain cultural resources that enables them to succeed while living away from home, perhaps unique to Indians, ये एक अटपटा सुनने को लगा, है ना। ये फ्लो में नहीं आया, फ्लो में तभी आएगा जब यूनिक टू इंडियंस उसके बाद होगा, रिसोर्सेज के बाद, ठीक है। तो ये होगा 5th, आर वाला होगा 5th। तो अगर इसे देख ले तो इसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले होगा Q, उसके बाद P, उसके बाद S, और उसके बाद नहीं, उसके बाद S, और उसके बाद R, ठीक है। तो Q P S R, ये होगा सीक्वेंस, ठीक है। हम देख लेते हैं आंसर। हाँ, तो यही होगा आंसर, QPSR, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रेज क्या है? द एडवेंट। तो स्टार्टिंग फ्रेज है द एडवेंट। अब बाकी के सेंटेंस को देख लेते हैं। वी एंटरटेन एंड इन्फॉर्म्ड ourselves of satellite television was a silent and completely changed the way revolution which created a whole new industry। तो ये है, तो इसके बाद क्या होगा? द एडवेंट। एडवेंट के बाद हमेशा कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा? तो ये भी एक चीज है, आपको ध्यान में रखना होगा, प्रीपोजिशंस। ये मैं भूल गई वहां पे बोलना, लेकिन आप प्रीपोजिशंस को ऊपर भी ध्यान दीजिए जब आप कोई प्राया जंबल करने जाए, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ एक सर्टेन प्रीपोजिशन से, जो प्रीपोजिशन किसी के बाद आएगा आप जानते हो, ठीक है, कि इस वर्ड के बाद तो यही प्रीपोजिशन आने वाला है, तब भी आपको पैराजंबल करने में इजी होगा, ठीक है। तो द एडवेंट के बाद क्या होगा? एडवेंट के बाद हमेशा ऑफ आता है, ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन वाज अ साइलेंट, ठीक है। द एडवेंट ऑफ, तो इसीलिए ये ऑफ आएगा। द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन के बारे में, तो ये सैटेलाइट टेलीविजन के बारे में बोला गया है। द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन वाज अ साइलेंट, उसके बाद क्या होगा? साइलेंट के बाद रेवोल्यूशन, है ना। रेवोल्यूशन अगर हम बोले तो ये सही में आएगा फ्लो में, साइलेंट रेवोल्यूशन विच क्रिएटेड अ होल न्यू इंडस्ट्री, ठीक है, होल न्यू इंडस्ट्री। एंड उसके बाद इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पे एक खत्म हो गया, है ना। तो द एडवेंट ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन वाज अ साइलेंट रेवोल्यूशन विच क्रिएटेड अ होल न्यू इंडस्ट्री एंड कंप्लीटली चेंज द वे वी एंटरटेन द अनइन्फॉर्म्ड आवरसेल्फ। तो ये अगर हम ऐसे बोले तो ये कंप्लीट फ्लो आ रहा है ना। तो इस हिसाब से सेकंड सेंटेंस क्या होगा? सेकंड होगा ये क्यू, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा रेवोल्यूशन विच क्रिएटेड अ होल न्यू इंडस्ट्री, उसके बाद आएगा 4th एंड कंप्लीटली चेंज द वे, उसके बाद ये आएगा वी एंटरटेन एंड इन्फॉर्म्ड आवरसेल्फ, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देख ले तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले होगा Q, उसके बाद होगा S, उसके बाद होगा R, और उसके बाद P, ठीक है। तो QSRP ये एक्चुअली में आंसर होगा, ठीक है, QSRP। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं।
तो QSRP ये थर्ड वाला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखते रहना, पहले आप सजा ले, आपने एक आंसर बना ले, उसके बाद आप ऑप्शंस को देखें, क्योंकि अगर आप पहले ऑप्शन देखने आएंगे एक पैराजंबल के केस में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले पैराजंबल में हमेशा ऑप्शन देखना जरूरी नहीं है, हमेशा ऑप्शंस में नहीं जाइए, क्योंकि इसे देखने से, इसको मिलाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत से लोग करते हैं कि ऑप्शंस के साथ मिलाते हैं, मिला के देख के पढ़ के देते हैं, इसमें बहुत टाइम भी जाता है। अपना पहले ये ऑप्शंस को देखने से पहले अपना पहले कर लीजिए। ठीक है, फिर अगर आपने देखा कि आपके ऑप्शन के साथ नहीं मिला, तब शायद आप कर सकते हो ऑप्शन को फिर से एग्जामाइन करना। ठीक है, लेकिन उसके पहले नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पैराजंबल क्या है। स्टार्टिंग फेज क्या है, द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद क्या होगा, द एस्पिरेशंस ऑफ द scheduled caste and scheduled tribes with political parties, industry and other bodies revealed that the government would initiate a dialogue on how best the private sectors could fulfill। तो यहाँ पे कुछ SC/STs के बारे में बोला गया है। तो द प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या होगा, द प्रेसिडेंट revealed that the government would initiate a dialogue। तो प्रेसिडेंट ही मतलब ये रिवील करेगा, है ना, कि क्या रिवील करेगा, द प्रेसिडेंट रिवील्ड। तो किसने रिवील किया, प्रेसिडेंट ने। द प्रेसिडेंट रिवील्ड दैट द गवर्नमेंट वुड इनिशिएट अ डायलॉग विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडस्ट्री एंड अदर बॉडीज। ठीक है, तो ये होगा सेकंड। उसके बाद होगा ये थर्ड विथ, उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। आपको पढ़ के देखना होगा कौन सा वाला फ्लो में आएगा, कौन सा आइडिया मैच करेगा। तो अदर बॉडीज किसके बारे में, ऑन हाउ बेस्ट द प्राइवेट सेक्टर कुड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उस हिसाब से ये फोर्थ होगा और ये फिफ्थ होगा, है ना, ये फोर्थ होगा और ये फिफ्थ होगा। तो अगर इस हिसाब से सीक्वेंस को देख लिया जाए तो क्या होता है, पहले आएगा आर, उसके बाद उसके पहले आएगा आर, उसके बाद क्यू, के बाद एस और उसके बाद पी। तो आर क्यू एस पी करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो हाँ, ये आर क्यू एस पी सेकेंड में है, तो ये सेकेंड वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करके आपको इसके आंसर्स करने होंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे इजी वाला होता है। अगर आप ठीक से एक बार रीड कर लिए तो आपको बाकी के पांच क्वेश्चंस, आपको पांचों के नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। एक बार बस ठीक से रीड करने की जरूरत है। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने देखा है, ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है ना। इसमें कम से कम 10 पैराजंबल्स थे, उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन भी दे दिया गया। तो मतलब आप सोच सकते हो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपके इंग्लिश के ऊपर कितना टाइम जाएगा, है ना, पढ़ने में, क्योंकि पैराजंबल्स को ठीक से पढ़ के समझना होता है ना। तो वो इसी में अगर ऐसा लेंथी क्वेश्चन आए तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। अगर आपका जितना अच्छा से आपका प्रैक्टिस होगा, उतने जल्दी से आप अगर इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन आ जाए, एक इंग्लिश के ऊपर ही इतना लेंथी क्वेश्चन दे दिया, 20 क्वेश्चन इतना ज्यादा लेंथी, तो अगर आपका ठीक से प्रैक्टिस ना हो तो आप जल्दी से नहीं कर पाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। तो ये कॉम्प्रिहेंशन क्या दिया गया है वो पढ़ लीजिए। तो कॉम्प्रिहेंशन जब भी पढ़े, पहले आप उसका जो थीम है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप थीम समझ गए तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के वक्त आपको एक दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड टफ लगे, वर्ड के मीनिंग ना पता हो, पर उसका आप ध्यान मत दीजिए, आप बस पढ़ते जाइए। ठीक है, आप एक बार पूरा, जब एक बार पढ़ लेंगे पूरा कॉम्प्रिहेंशन, तो जो मीनिंग है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, ओशन वाटर प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ। तो यहाँ पे ओशन वाटर्स के बारे में बोला गया है। द ग्रेट ओशन बेसिन, the great ocean basins hold about 300 cubic miles of water. From this vast amount, about 80,000 cubic miles waters are sucked into atmosphere each year by evaporation and return to precipitation and drainage to the ocean। तो यहाँ पे ओशन बेसिन के बारे में बोला गया है, ओशन के वाटर के बारे में बोला गया है ना, कि वास्ट अमाउंट में कैसे जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, उसके बाद वो प्रेसिपिटेशन से फिर से वापस आ जाता है उस ओशन में, तो उसी के बारे में बोला गया है। मोर देन 24,000 cubic miles of rain descend annually upon the continents। तो कितना बारिश होता है ना। The vast amount is required to replenish
the lakes and streams, springs and water tables on which all flora and fauna are dependent. ठीक है, तो यहाँ पे ये इतने सारे अमाउंट का पानी जरूरी होता है क्योंकि फ्लोरा और फोना उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं, जो लेक्स होते हैं वाटर, उनके वाटर को फुलफिल करने के लिए, है ना। दस हाइड्रोस्फीयर परमिट्स ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी बोला गया है। तो यहाँ पे ओशन वाटर्स, ओशन जो बेसिन्स होते हैं उनके बारे में, ओशन के बारे में, ओशन के वाटर के बारे में और हाइड्रोस्फीयर के बारे में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, द हाइड्रोस्फीयर हैज स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हाइड्रोस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक अब बोलेंगे। बिकॉज वाटर हैज प्रॉपर्टीज अनलाइक दोज ऑफ एनी अदर लिक्विड, तो वाटर के जो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दूसरे लिक्विड से अलग होते हैं, है ना। One anomaly is that water upon freezing expands by about 9%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वाटर जो है वो फ्रीज होने के बाद एक्सपैंड करता है ना। वाटर फ्रीज होने के बाद उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। ठीक है, whereas most other liquids contract on cooling, तो लेकिन और जो लिक्विड्स होते हैं, अगर कोई तेल को देख ले कोई और, तो वो अपने जो आकार है आकार से कम हो जाते हैं, लेकिन जो वाटर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है। फॉर दिस रीजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बॉडीज इंस्टेड ऑफ सिंकिंग टू द बॉटम, तो इसी वजह से जो आइस है वो वाटर बॉडीज के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, अंदर चले जाने के अंदर नहीं जाते। ठीक है, इफ द आइस सैंक द हाइड्रोस्फीयर वुड soon be frozen solidly, अगर ये आइस क्या हुआ, आइस अगर सैंक कर गया, अगर आइस नीचे चला गया, तब क्या होगा, जो हाइड्रोस्फीयर है वो बहुत जल्दी सब फ्रोज हो जाएगा, मतलब वो सब फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अ थिन लेयर ऑफ सरफेस मेल्ट वाटर ड्यूरिंग द समर सीजन, तो सिर्फ समर सीजन में जो सरफेस का जो वाटर है वो सिर्फ मेल्ट रहेगा, बाकी सब कुछ फ्रोजन हो जाएगा। ठीक है, thus all aquatic life would be destroyed and the interchange of warm and cold currents which moderates climate would be notably absent, तो क्या होगा, जो aquatic life है, मतलब जो फिशेस हैं और भी जो ऑक्टोपस रहते हैं, एक ओशन के अंदर बहुत सारे aquatic life रहते हैं, बहुत से प्राणी रहते हैं ना, तो उनका क्या होगा, वो तो मर जाएंगे, वो क्या रहेंगे अगर पूरा ओशन फ्रीज हो गया हो। और क्या होगा, ये वार्म और कोल्ड करेंट्स जो होते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं वहां पे आप ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, वार्म करेंट्स होता है, कोल्ड करेंट होता है, तो ये जो करेंट्स है जो हमारे क्लाइमेट को मॉडरेट रखने में हमको हेल्प करता है, वो क्लाइमेट्स जो है वो एब्सेंट रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। कोल्ड करेंट्स ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, अनदर आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इज दैट वाटर हैज अ, तो और एक कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वाटर जो है वो एक्सपैंड होता है जब वो फ्रीज होता है, जब वो कूल होता है ना, उसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक बोला गया है, हीट कैरेक्टरिस्टिक विच इज हाईएस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, हीट कैपेसिटी विच इज हाईएस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एक्सेप्ट अमोनिया, तो क्या बोला गया है कि जो वाटर होता है उसका हीट कैपेसिटी और दूसरे जो लिक्विड या सॉलिड से या अमोनिया को छोड़ के उनसे ज्यादा होता है। हीट कैपेसिटी का मतलब जितना वो हीट अपने अंदर ले सकता है। आपने देखा होगा कि वाटर बहुत जल्दी गर्म होता है ना, आप पानी गर्म सबसे ज्यादा होता है, तेल गर्म करने जाओ बहुत ज्यादा टाइम लेगा, कोई भी और चीज गर्म करने जाओ टाइम लेगा, लेकिन जो पानी है वो सबसे ज्यादा जल्दी, दूध भी गर्म करने जाओ वो टाइम लेगा, लेकिन जो पानी होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका हीट को धारण करने का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अमोनिया से कम होता है, यही बोला गया है। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक enables the ocean to absorb, store vast quantities of heat, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हेल्प करता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट को अब्सॉर्ब करने को है, thereby often preventing climatic extreme, तो इससे क्या होता है, क्लाइमेटिक एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता, बहुत ज्यादा गर्म नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो ओशन होता है वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है ना। In addition, water dissolves more substances than another liquid, तो और एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोला कि वाटर बहुत ज्यादा चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, जैसे कि एक
वाटर में आप चीनी, नमक, सब कुछ जो भी करें वो डिजोल्व हो जाएगा, है ना, वो मिल जाएगा उससे। तो बहुत से ज्यादा चीजों, सब्सटेंसेस को वो अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। It is this characteristic which helps make ocean a great storehouse for minerals which have been washed down. तो इसी वजह से बहुत सारे ओशन के अंदर, जो ओशन होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना, फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। इन सेवरल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड दीज मिनरल्स आर बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। तो इन्हीं मिनरल्स को यूज करके बहुत से जगह पे बहुत कुछ बनाया जाता है ना। सोलर इवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट इज वाइडली प्रैक्टिस। तो सोलर इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं क्योंकि ओशन से ही हमें सॉल्ट मिलता है। पोटैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डेड सी एंड मैग्नीशियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सी वाटर अलॉन्ग विद द अमेरिकन गल्फ कोस्ट। तो ये सब कुछ बोला गया, जो जो मिनरल्स मिलते हैं हमें ओशन से, उनके बारे में बोला गया। तो ये था ये कॉम्प्रीहेंशन में ओशन के बारे में बोला गया है, ओशन बेसिस के बारे में बोला गया है, ओशन के जो वाटर है उसके बारे में बोला गया है, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बोला गया है। तो ये सब के बारे में इस कॉम्प्रीहेंशन है उसमें डिस्कस किया गया है। तो आप जब पढ़ेंगे एक बार तो ठीक से ध्यान से धीरे धीरे पढ़ के सब कुछ समझ जाइए, ताकि आपको बात के क्वेश्चन जब आप करने जाओ तब आपको फिर से ये ना देखना पड़े, ठीक है। तब आपसे बहुत ये टाइम बचेगा अगर आपके पास टाइम कम हो, ठीक है। अब इससे पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन अकॉर्डिंग टू द पैसेज द हाइड्रोस। तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द हाइड्रोस्फीयर इज नॉट। तो हाइड्रोस्फीयर क्या नहीं है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये गलत है। एबल टू मॉडिफाई वेदर, ये भी गलत है, ये तो हमें पता ही है, पढ़ के समझ में आया। अ सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी गलत है, नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें मिलते हैं। इन डेंजर ऑफ फ्रीजिंग ओवर, तो ये होगा जरूर कि द हाइड्रोस्फीयर इज नॉट इन डेंजर ऑफ फ्रीजिंग ओवर। तो ये हमने पढ़ा है इस केसेस में, अगर फ्रीज हो गया तो क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर फ्रीज हो गया तो क्या होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मर जाएंगे और जो ओशन करेंट्स है वो नहीं रहेंगे, क्लाइमेट चेंज ठीक से नहीं होगा। लेकिन वो इन केस अगर फ्रीज हो जाए, जिसके चांसेस एकदम ना के बराबर है, कोई चांस नहीं है, ये इन केस बोला गया था। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, कि द हाइड्रोस्फीयर इज नॉट इन डेंजर ऑफ फ्रीजिंग ओवर। तो हाइड्रोस्फीयर फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ फिश कैन सर्वाइव इन द ओशन। तो रीजन क्या है कि फिश ओशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन, ये गलत है। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, ठीक है, ये भी गलत, ये सही होगा। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, ये तो हमने पढ़ा है ना कि वहां पे बोला गया कि आइस ऊपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, इसीलिए नीचे के जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सब जिंदा है। अगर फ्लोट ना करके अगर नीचे आ गया होता तो पूरा हाइड्रोस्फीयर ही फ्रीज हो जाता और जिस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी मर जाते। तो यहाँ पे फिशेस के बारे में बोला, फिशेस भी एक्वेटिक एनिमल नहीं है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्रिएट अ वाटर साइकिल, ये भी गलत है, ठीक है। वाटर आर ओशन वाटर देयर आर ओशन करेंट्स इन द, ये भी गलत है, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल में आंसर है वो होगा आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस, ठीक है। व्हाट इज द ऑथर्स मेन पर्पस इन द पैसेज गिवन अबव। तो यहाँ पे ऑथर का मेन पर्पस पूछा गया है कि ऑथर का एक्चुअली में मेन पर्पस है क्या। टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना और यूजेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है, टू इलस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। उसके बाद क्या दिया गया है, टू एक्सप्लेन हाउ द वाटर इज यूज्ड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद क्या दिया गया है, टू रिवील द एक्सटेंट ऑफ अर्थ्स ओशन मासेस। जो ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, है ना। टू रिवील द, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में ओशन के बारे में ही बोला गया, ओशन वाटर के बारे में ही बोला गया है। हम यहाँ पे वाटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े, पहला वाला कुछ हद तक राइट है पर एक्चुअली में राइट नहीं है, क्योंकि वहां पे ओशन का मेंशन नहीं है। यहाँ पे हर वाटर के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ पे पर्टिकुलरली ओशन वाटर को लेके ज्यादा डिस्कशन हुई है। तो इसीलिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो एक बार ही अगर आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ लो ना तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बार बार आपको वो जो पैसेज है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद क्या क्वेश्चन है, What is the reason that climate extremes are prevented in nature? तो किस वजह से क्लाइमेट एक्सट्रीम में नहीं जाता,
तो यहाँ पे क्या बोला गया, अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज हेल्ड इन द ग्रेट ओशन बेसिन, द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई, सोलर इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशन यूजेस हाई टेक्नोलॉजी, वाटर डिजॉल्व सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन है उनके बारे में हमें पता चल, पर एक्चुअली में क्या होगा, द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। तो क्योंकि वाटर का हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ओशन क्या करता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम आता है हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। हीट को ऑब्जॉर्व करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा उसका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं चला जाता है ना, बहुत ज्यादा वो गर्मी नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा वहां पे ठंड नहीं पड़ता, क्योंकि हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है वाटर का। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर डज द ऑथर मेंशन इन द पैसेज। तो यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि ऑथर ने बहुत सारे वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताए हैं, है ना, तो कौन सा वाला बोला गया है ना, वो आपको देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे पहला वाला क्या है, वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट इज फ्रोजन, तो ये तो करेक्ट है। वाटर इज यूज एज अ मीडियम ऑफ थर्मल पावर प्लांट, इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं गया। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, इसके बारे में भी बोला गया है कि बहुत अच्छे से जब कुछ डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। तो 1 और 3 होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, each of the following 5 items consist of word in capital letters followed by 4 words of group of words, select the word of or group of words that is most nearly opposite। तो यहाँ पे opposite, nearly opposite meaning को ढूंढने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको नियरली ऑपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनिम देखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, वर्ड क्या है, वर्ड है आउटलैंडिश। इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको इसीलिए आपको वोकैब्स के ऊपर जोर देना जरूरी है। आउटलैंडिश का मतलब क्या है, मैंने जो अपने वोकैब्स के मैं जो क्लासेस दे रही हूँ वहां पे मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं उन्हें डिस्कस किया है, तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अगर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स करना चाहते हो तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, आउटलैंडिश का मतलब क्या है, समथिंग स्ट्रेंज, और आप कह सकते हैं एब्सर्ड, अगर कुछ भी एब्सर्ड हो। ठीक है, अगर कोई आप एक एलियन आ जाए आपके यहाँ पे तो वो एक स्ट्रेंज होगा ना, स्ट्रेंज क्रीचर होगा, एक एब्सर्ड टाइप का चीज होगा, तो उनके लिए आउटलैंडिश वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब क्या होगा इसका, आपको इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है ना, ऑपोजिट वर्ड जो सबसे क्लोज हो। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि ऑपोजिट बोला गया है या सिनोनिम, मतलब एंटोनिम चाहिए या सिनोनिम चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं और ऑप्शंस में होते भी है एंटोनिम सिनोनिम दोनों ही दिए जाते हैं, कि एक वर्ड पढ़ा, वर्ड के बाद सिनोनिम को टिक करके चले आए, बट एक्चुअली में डिस्क्रिप्शन में एंटोनिम मांगा गया था। तो हमेशा ही डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, अगर डिस्क्रिप्शन को आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे गलती हो जाएगी। फर्स्ट क्या है, स्टबॉर्न, नेक्स्ट क्या बोला है, कन्वेंशनल, थर्ड एजिटेटेड, फिर फियरफुल। तो इसमें कौन सा वाला हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज और अपसेट का मतलब क्या होता है, समथिंग अनकन्वेंशनल, है ना, जो यूजुअली आपको देखने में वो ना मिले, कुछ ऐसा हो जो अलग हो, तब हम अनकन्वेंशनल वर्ड यूज करते हैं। तो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑपोजिट कन्वेंशनल। ठीक है, अब दूसरे अगर ऑप्शंस को देख ले, स्टबर्न का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जिद्दी कोई इंसान, एजिटेटेड का मतलब एकदम उत्ते मतलब एंग्री हो जाना अचानक से, ठीक है, बहुत गुस्सा करना। फियरफुल का मतलब कोई ऐसा इंसान जिसे देख के आपको बहुत डर लगे। तो ये सब कुछ तो आउटलैंडिश के एंटोनिम में नहीं आएगा ना, तो होगा ये कन्वेंशनल होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड में क्या बोला गया है, इसमें भी बोला गया है नियरली ऑपोजिट, यहाँ पे भी आपको ऑपोजिट मीनिंग ही देखना है। हमेशा देख लीजिए कि डिस्क्रिप्शन, अगर हर क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़े, क्योंकि हो सकता है कि 5 क्वेश्चन दे दिए गए, 2 क्वेश्चन में नियरेस्ट ऑपोजिट बोला गया, बाकी के 3 क्वेश्चन में सिनोनिम बोल दिया। आपने तो एक ही डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, सारे के सारे सिनोनिम में टिक करके चले आए, फिर गलत हो जाएगा। तो आपको हर चीज के बारे में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं स्कैंटी का मतलब क्या है। स्कैंटी का मतलब है कोई चीज क्वांटिटी में ज्यादा ना हो, ठीक है, इनसफिशियंट हो, ज्यादा क्वांटिटी में ना हो, ठीक है, उसका अमाउंट कम हो, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है, तब हम स्कैंटी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका ऑपोजिट मीनिंग आपको ढूंढना है ना, तो ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा,
एरोगेंट, एरोगेंट तो नहीं होगा, एरोगेंट का मतलब जिसका बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है। प्लेंटीफुल ये हो सकता है ना, क्योंकि ऑपोजिट तो यही होगा, बहुत प्लेंटीफुल का मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट में रहना, है ना। पेनफुल तो नहीं होगा, पेनफुल का मतलब होता है मतलब कोई चीज अगर बहुत ज्यादा आपको तकलीफ दे, दुख दे। हैंडसम भी नहीं होगा, मतलब बहुत गुड लुकिंग होता है, तो होगा ये प्लेंटीफुल, ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको इसीलिए वोकैब्स के ऊपर, क्योंकि पहले भी 2 वोकैब्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, लास्ट में भी, मतलब 5 वोकैब्स आगे, मतलब 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड में क्या बोला गया है, क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ ले। नियरली ऑपोजिट, यहाँ पे भी नियरली ऑपोजिट के बारे में ही बोला गया है। वर्ड क्या है, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, पहले आपको देखना है कि प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है। प्रोपेंसिटी का मतलब है इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स समथिंग। कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, कोई काम हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई लोग, तो या कोई जगह हो सकता है, अगर उस चीज के आप बहुत पसंद हो, उसके लिए आप बहुत ज्यादा इंक्लाइन हो, ठीक है, इंक्लाइन सिटी तब आता है, ठीक है, आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका डायरेक्ट ऑपोजिट, यहाँ पे भी ऑपोजिट ही बोला गया है, क्या होगा, फर्स्ट में तो आ ही गया है डिसइंक्लाइनेशन, ये तो हो ही जाएगा। फोरकास्ट तो नहीं होगा, फोरकास्ट का मतलब क्या है, टू प्रेडिक्ट समथिंग, है ना। जब जैसे कि वेदर फोरकास्ट होता है, पहले ही हमको बोल दिया जाता है कि आज बारिश होगी या आज का वेदर ऐसा जाएगा, तो वेदर फोरकास्ट तब आता है। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, स्टैग्नेशन टू स्टे स्टिल इन वन प्लेस, अगर किसी जगह पे आप स्टक हो गए, वहां पे ही हो और कहीं पे मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तब ये स्टैग्नेशन वर्ड आता है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि करियर में आप एक जगह पे एक जॉब कर रहे हो, उसी में ही फंस गए हो, आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एक जगह पे एक स्टिल कंडीशन में रह गए हो, तब ये स्टैग्नेशन वर्ड आता है, एक जगह पे स्थिर हो गए हो, ठीक है। और क्या है, रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब क्या है, आपको सारे ऑप्शंस के भी वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन करे उसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैब्स कर रहे हो, तो उनके क्वेश्चन, उनके जो ऑप्शंस में जो अदर वर्ड्स हैं, करेक्ट ऑप्शन को छोड़ के उनको भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि उनसे भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो ईयर उसमें से क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो रेस्टलेस का मतलब है नॉट रिलैक्स्ड, कोई एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा रिलैक्स नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है ज्यादा रिलैक्स नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंस लेने लगता है, टेंशन आ जाता है, तो उनको हम रेस्टलेस बोलते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये डिसइंक्लाइनेशन, ये एक्चुअली में एक्यूरेटली पूरा एकदम क्लोजेस्ट ऑपोजिट मीनिंग आ गया, है ना। तो ये डिसइंक्लाइनेशन ही करेक्ट होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। तो इसी के साथ 20 क्वेश्चन जो थे इस क्वेश्चंस के जनरल इंग्लिश के, वो खत्म होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो 20 क्वेश्चंस आए हैं, इंग्लिश को ना कभी भी आप बात के लिए मत छोड़ दो, कि आपको लगेगा कि दूसरे सब्जेक्ट, बहुत से होते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट तो ज्यादा टफ होते हैं, इंग्लिश को हम छोड़ देते हैं, इंग्लिश को बाद में करेंगे, नहीं, बाद में मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से आते हैं। ये 20 क्वेश्चन एक ह्यूज अमाउंट होता है क्वेश्चंस का, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश से आते हैं, तो अगर आप ये 20 क्वेश्चन ठीक कर ले तो आपका कितना ज्यादा होगा, है ना, मार्क्स। तो इसीलिए ज्यादा, इसमें से देखा आपने कि पैराजम्बल्स लगभग 10 आए, है ना, लगभग 10 पैराजम्बल्स आ गए, और वोकैब्स मतलब वो सिनोनिम्स एंटोनिम मिला के 5 क्वेश्चन आ गए, और कॉम्प्रीहेंशन से 5 क्वेश्चन आ गए। तो आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा ये जो क्वेश्चन था, कितना ज्यादा लेंथी था। यहाँ पे पैराजम्बल्स भी 10 थे, वहां पे कॉम्प्रीहेंशन भी 5 के क्वेश्चन थे, वोकैब्स भी थे, तो वोकैब्स और इन कॉम्प्रीहेंशन, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे ग्रामर बेस बोल सकते हैं क्वेश्चन था ही नहीं, एकदम ही नहीं था, एक भी क्वेश्चन ग्रामर से नहीं आया, है ना। तो उस हिसाब से ही आपको अपना तैयारी करना होगा, वोकैब्स के पोर्शन में ज्यादा ध्यान दीजिए, और यहाँ पे पैराजम्बल्स और कॉम्प्रीहेंशन ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो मैं चीजें बोल रही हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट बन जाओगे। हाँ, तो ये था आज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया है।
ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? इसके बाद और थोड़े क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगी प्रीवियस ईयर के, अभी भी कुछ बाकी हैं उनको लेके। तो अभी तक जितना मैंने क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, वो सारे आप प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पे मैंने जितना हो सके इलैबोरेटली सब कुछ बताया, सारे क्वेश्चंस को लेके डिस्कस किया है। आप अगर देखेंगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कैसे इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, कैसे इनको अटेम्प्ट करना है, कैसे आप इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, वर्क हार्ड एंड टेक केयर।